विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही हैं जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में पैदा होकर आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं। उनका हमारे राज्य की विधानसभा को संबोधित करना हम सभी के लिए, राज्यवासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। और सत्र में अनेक विषय, क्योंकि ये सत्र कोई कामकाजी सत्र नहीं है, ये सत्र एक चर्चा और आपस में सुझाव और आगे राज्य को किस प्रकार से आगे ले जाना है, पिछले अनुभव कैसे रहे हैं, उन सब पर चर्चा का सत्र है, जिसमें राज्य के समग्र विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक सार्थक चर्चा हो। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से, आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है। और आज से 1 नवंबर से एकादश भगवाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मैं भी आज प्रातःकाल छेनागाड़ क्षेत्र में जो बड़ी आपदा आई थी, उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहां गया था और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है। अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना, हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आयोजन जहां हम अपने आंदोलनकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सैनिकों को, उनको भी समर्पित करते हैं, वहीं आपदा में जिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है उन सभी को भी, उन सब का भी स्मरण करते हैं। और आयोजन के मुख्य रूप केंद्र बिंदु हैं, सांस्कृतिक हैं, पर्यटन के क्षेत्र, युवा शक्ति है, प्रवासी उत्तराखंडवासी हैं, जो पिछले वर्ष से एक हमने नया काम शुरू किया था। आप सबको जानकारी है, चूंकि आप सब में से बहुत सारे लोग बाल्यकाल से ही राज्य के स्थापना से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक बात जरूर आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के लोगों की जितनी संख्या उत्तराखंड में है, उसके आसपास की संख्या पूरी दुनिया में। और वह भी जब राज्य स्थापना हो रही थी, राज्य स्थापना के समय में या राज्य स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था अपने अपने तरीके से। उसके बाद के दिनों में कुछ व्यवस्थाएं उस प्रकार से ठीक से संवाद जहां पर उसमें न्यूनता रही, उसके कारण से उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष भी हमने प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जो अपने आप में एक अच्छा अनुभव हमको उसका प्राप्त हुआ। और उसमें से अनेक प्रवासी उत्तराखंडी जो देश और दुनिया में आज काम करते हैं, उन्होंने अपना बहुत मान सम्मान बनाया है, अपना नाम बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक विशिष्टताएं, अनेक अनुभव, अनेक उच्च पदों पर भी कई राज्यों में हैं। प्रशासनिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, या उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रवासी उत्तराखंडी आज एक अलग मुकाम पर काम न कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पिछले वर्ष उनसे संवाद स्थापित किया था, तो उन्होंने उत्तराखंड में आकर अपने पैतृक गांव, अपने पूर्वजों के गांव में कुछ न कुछ विकास के कामों को, अन्य गतिविधियों में सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था। और कई लोग इस दिशा में आगे भी गए, अपने अपने गांवों को भी गए। तो उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे। राज्य आंदोलनकारी भी
हैं उनके साथ भी संवाद स्थापित करेंगे। और अन्य जो भी जितने विभाग हमारे प्रशासनिक विभाग हैं जो काम कर, भारत के पहले गांव, उसको भी पहला गांव कहेंगे, मिलम क्षेत्र जोहार घाटी में, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी उस क्षेत्र में विद्यमान है। मैं इस क्षेत्र में भी गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि चाहे वो माणा हो, चाहे वो मुखवा हो या आदि कैलाश हो, ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करने वाले, ऐसे क्षेत्रों पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और उनके जाने के बाद इन क्षेत्रों में आने वालों की संख्या, पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है। इसके अतिरिक्त एक काम हमने और किया था, एक निर्णय लिया था, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इसकी धनराशि कम थी, इसको भी हमने 1500 रुपये करने का निर्णय लिया था। भारत सरकार की अपनी एक गाइडलाइन है, लेकिन उसमें हमने राज्य सरकार की तरफ से इसका प्रावधान किया। पहले परिवार में केवल अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 दंपत्तियों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। कई बार आपस में उनकी खींचतान भी होती थी। हमने इसको भी समाप्त किया और दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है। पहले ये पेंशन, इसका भुगतान 3 माह में होता था, लेकिन हमने सबकी, चूंकि मुझे कई लोगों ने बताया कि उनको प्रत्येक माह इसकी आवश्यकता होती है, तो इसको 3 माह की जगह प्रत्येक माह करने का भी, प्रत्येक माह भुगतान करने का भी निर्णय लिया। वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत अन्य गांवों को भी अभी हम अन्य सुविधाएं देने पर भी हम इस पर विचार कर रहे हैं कि उनमें जो होम स्टे चलते हैं उनके लिए और किस प्रकार का प्रावधान किया जाए। कुछ और स्थान वहाँ पर ट्रैक बनाए जाएं, कुछ निर्माण कार्य किए जाएं, अवस्थापना स्ट्रक्चर बनाए जाएं, सोलर की और सुविधा वहाँ पर प्रदान की जाए। स्वयं सहायता समूह और बड़ा अच्छा एक आईटीबीपी के साथ हम लोगों ने अनुबंध किया था कि जितनी भी सब्जियां हैं या उनको और अन्य खाद्य सामग्री है, मीट इत्यादि, वो भी जो है हम स्थानीय लोगों के साथ उनका मतलब राज्य सरकार के साथ अनुबंध हुआ है। और अभी केवल मिलम क्षेत्र में जो भारत की अंतिम पोस्ट है वहाँ पर, तो इसी सीजन में अभी 84 लाख रुपए की जो है सब्जियां खरीदी गई, सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री एक ही। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया फार्म में किच्छा में अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की भी भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। हमने भी 1000 एकड़ जमीन उसकी हस्तांतरित कर दी है और इसमें भी लगभग 50,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन होने वाला है। एक बड़ा निवेश वहां पर हो रहा है, पूरे उत्तराखंड के लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहीं पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। देहरादून हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप बने, उसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से हमको सभी में विश्वास दिया गया है, सहमति दी गई है, इस क्षेत्र में काम होगा। इसके साथ ही राज्य में पलायन की समस्या के लिए भी हम काम कर रहे हैं। पलायन आयोग ने भी काम किया है और कोरोना महामारी के बाद एक बड़ी संख्या में लोग रिवर्स पलायन करके वापस भी लौटे हैं। हमारे राज्य में इस वर्ष हमारे लिए एक बड़ा दिन भी हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ संपन्न हुए और उसमें एक अच्छा अनुभव ये रहा कि हमारे राज्य के खिलाड़ियों का पदक तालिका में स्थान काफी पीछे राष्ट्रीय खेलों में होता था। इस बार पदक तालिका में हमारा स्थान काफी ऊपर गया और 103 पदक जीतकर हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने एक नया इतिहास बनाने का भी काम किया। देवभूमि अब खेल भूमि की ओर भी प्रशस्त हुई है। आगे चलकर अनेक खेल की संभावनाएं हैं। हम 8 शहरों में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं। इसके तहत 23 अकादमियों की स्थापना की जाएगी। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय भी बनाने का सारा प्रावधान हो चुका है। विधानसभा से भी उसमें जो प्रक्रिया होनी थी वो सब हो गई है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू आपदा में राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध करानी हो। सिलक्यारा टनल तो आज पूरे देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है और इसके लिए हर वर्ष 28
नवंबर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें पूरे देश और दुनिया के अनेक वैज्ञानिक, अनेक विशेषज्ञ इसमें भाग लेते हैं, मंथन करते हैं। खनन के क्षेत्र में भी प्रभावी प्रबंधन करते हुए जहां राजस्व हमारा 300-350 करोड़ का होता था, वो आज बढ़कर 1200 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। और एक भारत सरकार की तरफ से भी इसमें जो शीर्ष के राज्य हैं, उन शीर्ष के राज्यों में हमारा उस अंक तालिका में स्थान आया है और 100 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार की तरफ से भी हमको उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर G20 के भी 3 कार्यक्रम आयोजित हुए, अच्छा आयोजन उसका भी हुआ। आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में आप सब पढ़े गए होंगे कि उसमें भी जो हमारे जैसे राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में अच्छा वित्तीय प्रबंधन करने के लिए, अच्छा बजट सरप्लस करने के लिए रेवेन्यू के अनेक क्षेत्रों की जो खोज करके उसका एक अच्छा पोटेंशियल उपयोग में लाकर हमने पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये सब हमारे लिए ये सब हमारी अनेक उपलब्धियां हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसमें हम पहले स्थान पर हैं। बेरोजगारी दर कम करनी हो, उसमें भी 4.4% की कमी लाकर रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। तो ऐसे कुछ विषय थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। राज्य की जनता से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, कर्मचारियों से, युवाओं से, हमारे सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी युवा साथियों से हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के बारे में सोचना है, जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे। उस शिव के धाम में निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दशक को बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और इस संकल्प लेकर आगे बढ़ना है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, अग्रणी पंक्ति का राज्य बने। और आज हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं और लगातार हम अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद। समर जी, आपने 25 सालों की बात की है और सबके लिए काम हुआ 25 सालों से। वेंकैया नायडू जी भी यहाँ आए थे, मैंने तब भी ये सवाल पूछा। हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकार, उन पत्रकारों के लिए भी क्या कोई हाउस योजना सरकार देगी? 50% आपकी तरफ से आए, 50 हम दें, इसकी भी आज घोषणा कर दीजिए। बहुत बड़ा दिन है। 10 भी यहाँ बैठे हैं सब